Swayam Prabha. Digital India. Educated India. सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शैवाल सत्यार्थी, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय, अपने पाठ्यक्रम जिसका शीर्षक अपकृत्य विधि और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, और इसके अंतर्गत आज का जो मेरा विषय होगा वह प्रारंभिक विषय है, जो अध्याय नंबर 1 है, अपकृत्य विधि का परिचय, अपकृत्य की प्रकृति और इसकी परिभाषा और इसकी व्याप्ति, जिसको हम वाइडनेस बोलते हैं। इसके संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे, और इसमें प्रमुख रूप से जो भी परिभाषाएं दी गई हैं अपकृत्य विधि की, और अपकृत्य विधि को लेकर जो भी धारणाएं हैं और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, और इसका बाकी जो हमारे विधि शास्त्र में जो विषय हैं उनसे क्या अंतर है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसी संदर्भ में हम कुछ जो सिद्धांत और महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उसकी भी चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना अध्याय नंबर 1, जिसमें हम अपकृत्य विधि का परिचय, प्रकृति और परिभाषा तथा व्याप्ति डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम अपकृत्य विधि के परिभाषा को लेकर बात करेंगे तो इसमें हम मुख्य रूप से विधिक अधिकारों को लेकर चर्चा करते हैं। जो हमारे लीगल राइट्स होते हैं, जो विधिक अधिकार होते हैं, और उनके लिए जो उपचार प्रदान किए गए हैं, उनके बारे में हम अपनी बात को रखते हैं। और इसी संदर्भ में सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि जब भी हम अधिकारों की बात करते हैं वहाँ कर्तव्य जरूर होते हैं, क्योंकि दोनों में एक पारस्परिक रिश्ता होता है कि जहाँ कर्तव्य है वहीं अधिकार होंगे, और बिना कर्तव्य के अगर अधिकार आपको मिले हुए हैं तो उसके लिए फिर अधिकार आपका व्यर्थ हो जाता है, उसकी कोई महत्ता नहीं रह जाती है। इस संदर्भ में एक लीगल मैगजीम है, जिसको ये लैटिन लीगल मैगजीम है, उबी जस इबी रेमेडियम, जिसका अर्थ है कि जहां अधिकार है वहां उपचार है। सो जहां भी अधिकार है और रेमेडी उसके लिए बनी हुई है। साथ ही साथ एक जो इसका विपरीत जो एक लीगल मैगजीम है वो होता है इबी रेमेडियम उबी जस। इसका अर्थ ये होता है कि जहां उपचार है वहां अधिकार है। मतलब यह हुआ कि पहले उपचार की बात होती है और फिर देखा जाता है कि अधिकार आपको है या नहीं है। सो दोनों में जो मुख्य रूप से जो अंतर है वह यह है कि उबी जस इबी रेमेडियम में यह देखा जाता है कि आपको अधिकार है और इसीलिए आपको उपचार है, जबकि इसका जो विपरीत है उसमें यह देखा जाता है कि जहां पहले यह देखा जाएगा कि उपचार आपको है या नहीं है। अगर उपचार है तभी आपको अधिकार है, बिना उपचार के कोई भी अधिकार नहीं है। इसलिए इन दोनों मैगजीम का हमारे विधि शास्त्र में और खासकर इस अपकृत्य विधि में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, जिसकी वजह से हम आगे कई सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर हम इस अपकृत्य विधि में जो शब्द है अपकृत्य, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, जैसे इसको अंग्रेजी में लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहा जाता है, कोई इसे लॉ ऑफ टॉर्ट भी कहते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे। लेकिन अभी सबसे पहले अगर हम इसके उद्भव के बारे में बात करें और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसको हम जानना चाहें, तो यह एक लैटिन वर्ड टॉर्टम है, जिससे ये बना हुआ है टॉट, और इसका मतलब ये होता है ट्विस्टेड, मुड़ा हुआ, और इसको हम अंग्रेजी में इसको डेलिक्ट भी बोलते हैं।
तो ये जो टॉर्ट शब्द है यह टॉर्टम से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ट्विस्टेड, मुड़ा हुआ। तो यह एक सिविल रॉन्ग होता है, और सिविल रॉन्ग इस सेंस में होता है कि यह जो ट्विस्टेड और ये एक गलती है, ये एक सिविल गलती है, और इस गलती के लिए विधि में क्या क्या उपचार हो सकते हैं और किस तरह की ये गलतियां होती हैं, कौन कौन से तत्व उसमें होते हैं, इन सबको जानने का जो एक विधि हम लोगों ने एक बढ़ाया है, और उस विधि को हम अपकृत्य विधि के नाम से जानते हैं। और यह एक बहुत ही रोचक विधि का क्षेत्र है, जिसमें केसेस का ही सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि अनेक जो विधियां हैं और विधि की जो अलग अलग शाखाएं हैं, हम सभी जानते हैं कि वो संहिताबद्ध हैं। सो संहिताबद्ध है, कोडिफाइड है, और हमारा जो यह विषय है, हमारा जो यह क्षेत्र है, जो अपकृत्य विधि का क्षेत्र है, यह संहिताबद्ध नहीं है, और इसमें केसेस के आधार पर ही न्यायालय के द्वारा आगे बढ़ाया हुआ, डेवलप किया हुआ यह विधि का क्षेत्र है। इसलिए अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो हमने अभी देखा इसकी शाब्दिक अर्थ क्या है, और ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है कैसे ये लैटिन के किसी वर्ड से बना है, कैसे ये अंग्रेजी के रूप में ये जाना जाता है, ट्विस्टेड के रूप में। अब हम अगर इसके परिभाषा की बात करें तो बहुत सारे जो विधिवेत्ता हैं जिन्होंने इसकी परिभाषा दी है, और एक संहिता है जिसमें एक अधिनियम है जिसमें इसकी परिभाषा दी गई है। तो यहाँ हम बहुत सारे जो परिभाषा दिए गए हैं उनके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं, इसके बाद हम इसके आगे के बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसके परिभाषा की बात करें तो हमारा एक लॉ ऑफ लिमिटेशन है जो 1963 में आया था, और ये जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है इसका जो सेक्शन 2M है, सेक्शन 2M जो है यह अपकृत्य का अर्थ और इसकी परिभाषा बताता है। 2M लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुसार अपकृत्य का अर्थ एक सिविल गलती है जो विशेष रूप से अनुबंध का उल्लंघन या विश्वास का उल्लंघन नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि दो बिंदुओं पर यहाँ पर ज़्यादा महत्व दिया गया है। पहला कि ये किस तरह की गलती है। सो यह गलती जो है एक सिविल गलती है, सिविल और गलती, दोष, रॉन्ग, जिसको हम रॉन्ग बोलते हैं, एक सिविल है और दूसरा गलती है। जो इसका अगला भाग है यह हमें बताता है कि यह किस तरह से अनुबंध का उल्लंघन नहीं है या विश्वास भंग नहीं है, जिसको हम न्यास भंग भी बोलते हैं, नहीं है। तो यह परिभाषा लिमिटेशन एक्ट 1963 के द्वारा दी गई है। अगर हम अलग से किसी विधि शास्त्र के विद्वान के बारे में अगर चर्चा करें जिन्होंने परिभाषाएं दी हैं, अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, तो सबसे बड़ा नाम आता है सामंड का। और सामंड इसको ऐसे परिभाषित करते हैं, यह एक सिविल गलती है जिसके लिए उपचार अनिर्धारित क्षति के लिए एक सामान्य कानून कार्रवाई है और जो विशेष रूप से एक अनुबंध का उल्लंघन या ट्रस्ट का उल्लंघन या अन्य मात्र न्याय संगत दायित्व नहीं है। तो सामंड ने भी इसको सिविल रॉन्ग माना है और इसके लिए उन्होंने एक यहाँ नई बात रखी, वो है कि इसका जो उपचार है वो अनिर्धारित क्षति है। इसको हम बोलते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। देखिए यहाँ एक चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है, दो शब्द आते हैं हमारे पास, एक डैमेज और एक डैमेजेस। सो डैमेज शब्द जो आपको मिलेगा इसका अर्थ होता है नुकसान, क्षति, और जो डैमेजेस शब्द है इसका अर्थ होता है प्रतिकर, जिसको हम कंपनसेशन भी बोलते हैं। और प्रतिकर जो मिलता है वो यहाँ पे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के रूप में मिलता है और वो अनिर्धारित होता है इस क्षति के लिए, और यह किसी भी तरह से किसी अनुबंध का उल्लंघन, ट्रस्ट का उल्लंघन या अन्य मात्र न्याय संगत दायित्व नहीं है। एक दूसरा सबसे बड़ा नाम जो विधि शास्त्र में और इस अपकृत्य विधि में आता है वो है डॉक्टर विनफील्ड का। और विनफील्ड कहते हैं कि कर्तव्य आमतौर पर व्यक्तियों के प्रति होता है और इसका उल्लंघन अनिश्चित क्षति के लिए कार्रवाई द्वारा निवारण
योग्य होता है। फ्रेजर के अनुसार यह एक निजी व्यक्ति के घायल पक्ष के मुकदमे में मुआवजे का अधिकार देने के अधिकार का उल्लंघन है। क्लार्क एवं लिंडोल के अनुसार अपकृत्य एक ऐसा अपकार है। हाँ, एक बात मैं यहाँ आपको जरूर बता दूंगा कि यह जो शब्द अपकृत्य है, कई जगह हम इसको अपकार भी बोलते हैं, अपकार के रूप में भी जानते हैं, और इसलिए आपके लिए यह महत्वपूर्ण है जानना कि एक ही शब्द जो विधिक शब्द हैं कई बार हम प्रयोग करते हैं। कहीं हम लॉ ऑफ टॉर्ट लिखते हैं, कहीं हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स यूज करते हैं, कहीं अपकृत्य विधि बोलते हैं, कहीं अपकार शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अपकार भी एक शब्द है जिसको हम यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ जो क्लार्क और लिंडोल के अनुसार जो अपकृत्य की परिभाषा दी गई है, यह कहती है कि अपकृत्य, इसको दुष्कृति भी कहते हैं, एक ऐसा अपकार है जो संविदा से स्वतंत्र होता है। मतलब यह हुआ कि संविदा से अलग होता है, भिन्न होता है, और जिसका समुचित उपचार सामान्य विधि के अंतर्गत कार्रवाई करना होता है। एक तो दोष हुआ जहाँ पे एक कोई गलती हो रही है, और वह गलती किस प्रकार की है यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि गलतियाँ कई प्रकार की होती हैं। कई बार प्रशासनिक गलतियाँ होती हैं, कई बार आपराधिक गलतियाँ होती हैं, और कई बार ये सिविल गलतियाँ होती हैं। जो हमारा ये अपकृत्य विधि है, इसमें मुख्य रूप से हम जो सिविल गलतियां हैं, जो जिसको हम दीवानी के संदर्भ में भी यूज करते हैं, दीवानी भी शब्द का प्रयोग करते हैं, ऐसी जो गलतियां हैं यह सिविल रॉन्ग के रूप में दिखाई जाती है। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि जितने भी परिभाषाएं हमने देखी हैं, उन परिभाषाओं के आधार पर जो मुख्य बिंदु उभर कर सामने आए हैं और जो तत्व स्पष्ट होते हैं, वो तत्व कौन से हैं। तो इसमें पहला तत्व आप देखेंगे कि यह एक सिविल रॉन्ग है। सिविल रॉन्ग है, एक दीवानी गलती है, नागरिक गलती भी इसको कहते हैं, सिविल का अर्थ नागरिक भी होता है। तो यह एक सिविल रॉन्ग है और संविदा भंग एवं न्यास भंग के दायित्वों से भिन्न है। अपकृत्यजनक दायित्व का उद्भव विधि द्वारा पूर्व निश्चित कर्तव्य भंग से होता है। विधिक कर्तव्य एवं दायित्व सभी व्यक्तियों के प्रति होती है। इसका उपचार अनिर्धारित क्षतिपूर्ति है, जिसको हम पहले भी मैंने बताया अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कहते हैं, और इसके लिए वाद लाना होता है। ऐसे विधिक कर्तव्यों एवं दायित्वों के उल्लंघन से नुकसानी अर्थात क्षतिपूर्ति का वाद संस्थित करने का अधिकार मिल जाता है। तो ये जो महत्वपूर्ण बिंदु इन सारे परिभाषाओं के आधार पर हम लोगों ने देखे, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही उभर कर सामने आ रहा है कि यह एक सिविल रॉन्ग होता है। इसके लिए जो उपचार है वह अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है, और इसको पाने के लिए एक वाद लाना पड़ता है। और अपकृत्य के जो आवश्यक तत्व होते हैं, इनका भी जानना बहुत ही आवश्यक है। और ये जो अपकृत्य के जो आवश्यक तत्व होते हैं, इनमें दोषपूर्ण कार्य किया जाना पहला है, दूसरा है विधिक क्षति जिसको हम लीगल इंजरी भी कहते हैं, तीसरा है नुकसानी का वाद लाने का अधिकार। अब हम एक एक करके बात करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि जो पहला है दोषपूर्ण कार्य किया जाना, तो यह कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध। और इसमें जो सबसे पहला अनिवार्य तत्व है कि अधिकारों का अतिक्रमण, जो हम बोलते हैं कि इंजरी ऑफ लीगल राइट, अधिकारों का अतिक्रमण ही दोषपूर्ण कार्य है, और यही अपकृत्य है। विधि के द्वारा सभी व्यक्तियों के ऊपर कुछ न कुछ कर्तव्य निरूपित किए गए हैं, और उन कर्तव्यों का पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। और जब आप उन कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, उसका भंग करते हैं और किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाते हैं, उसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसे में उस व्यक्ति को जिसके विधिक अधिकारों का आपने उल्लंघन किया है, यह अधिकार मिलता है कि वह आपके विरुद्ध एक वाद ला सकता है, और उस वाद के माध्यम से वह अपने लिए क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है, जो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के रूप में होगा। यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एक विधिवेत्ता है ऑस्टिन, उन्होंने ये बताया है कि विधिक अधिकार से क्या अभिप्राय है, और उनके अनुसार विधिक अधिकार से अभिप्राय ऐसे अधिकारों से है जो किसी व्यक्ति को विधि द्वारा प्रदत्त होते हैं, और ऐसे अधिकार संपूर्ण विश्व के विरुद्ध उपलब्ध रहते हैं।
यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो आपको जाननी चाहिए कि जो भी राइट्स होते हैं, जो अधिकार होते हैं, दो तरह के अधिकार होते हैं। पहला अधिकार होता है राइट इन रेम और दूसरा होता है राइट इन पर्सोनम। जो राइट इन रेम होता है वह अगेंस्ट वर्ल्ड एट लार्ज होता है, यह सबके विरुद्ध अधिकार होता है। और राइट इन पर्सोनम होता है, यह व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आपका अधिकार होता है। कई बार यह अधिकार पहले से निर्धारित नहीं रहता है, लेकिन कर्तव्य उस व्यक्ति के ऊपर है। जैसे ही वह अपने कर्तव्य का भंग करता है और किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान पहुंचाता है, तो वह व्यक्ति विशेष जिसे नुकसान हुआ है वह तुरंत यह अधिकार उस व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त कर लेता है जिसने कर्तव्य भंग किया है। तो ऐसे में दोषपूर्ण कार्य का किया जाना यह एक बहुत ही आवश्यक तत्व है जो अपकृत्य विधि में देखा जाता है। इसके बाद जो दूसरा है वह है विधिक क्षति। इसको हम बोलते हैं कि जो लीगल इंजरी हुई, जो भी आपको लीगल इंजरी, जो लीगल क्षति हुई, उसका क्या महत्व है इस अपकृत्य विधि में। सो अपकृत्य का यह दूसरा सबसे आवश्यक, सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। और यह जो तत्व है इसका अर्थ यह होता है कि किसी व्यक्ति का कोई कार्य तभी अपकृत्य माना जाता है जब ऐसे कार्य से किसी अन्य व्यक्ति को कोई विधिक क्षति कारित हुई हो। यह ना तो आर्थिक क्षति होती है, ना ही वास्तविक क्षति होती है। यह समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कई बार हम यह सोचते हैं कि अगर क्षति हुई है तो यह किसी तरह का आर्थिक क्षति है, जो आपको धन और आपकी संपत्ति या किसी और माध्यम से आपको नुकसान हुआ है और वह दिख रहा है कि नुकसान आपका क्या है। कई बार हम यह सोचते हैं कि यह जो क्षति हुई है यह किसी संपत्ति विशेष की क्षति हुई है, जबकि अपकृत्य विधि में ऐसा नहीं माना जाता है। यहाँ क्षति का अर्थ होता है जो आपके अधिकार हैं, जो आपके विधिक अधिकार हैं, अगर उनका उल्लंघन हुआ है तो उसको माना जाता है कि यह एक क्षति है, क्योंकि आपका अधिकार बहुत ही मूल्यवान है और उसके साथ अगर किसी तरह का उल्लंघन हुआ है तो इसको माना जाएगा कि यह बहुत ही गंभीर कार्य किया गया है आपके विरुद्ध और आपको एक विधिक अधिकार मिलता है यहाँ पे उस व्यक्ति के विरुद्ध वाद लाने का। यहाँ हम सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ जो आपके साथ मैं साझा करना चाहूँगा कि इसको ऐसा माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति का जो विधिक अधिकार है और इसका जब अतिलिंघन होता है, और जब इसको हम ट्रेसपास भी कई बार यूज करते हैं वर्ड, कई बार हम इसको मानते हैं कि उल्लंघन हुआ है, कई बार हम मानते हैं कि आपके जो भी विधिक अधिकार हैं उनको सम्मान नहीं दिया गया है, उनके साथ कुछ न कुछ जो भी दुर्भावना से या किसी भी आशय से जो क्षति पहुंचाने का एक ध्येय है उससे कोई कार्य किया गया है, तो यह माना जाएगा कि आपके विधिक अधिकारों के साथ कोई क्षति कारित हुई है। अब हम जब तीसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है इस अपकृत्य का, वह है नुकसानी का वाद लाने का अधिकार। यहाँ मैंने पहले भी बताया था कि डैमेजेस जो है, जो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है, जिसको हम प्रतिकर भी बोलते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए अब आप क्या कर सकते हैं, तो आपको उसके लिए कोर्ट ऑफ लॉ में जाना होगा। कोर्ट में जाकर आप एक वाद ला सकते हैं और वहां पर आपको यह साबित करना होगा कि आपका जो विधिक अधिकार है उसका उल्लंघन हुआ है और उस उल्लंघन के कारण आपको क्षति हुई है। क्षति मीन्स यहाँ जो विधिक अधिकार का उल्लंघन है, लीगल राइट का वायलेशन है, तो उस क्षति के लिए आपको एक प्रतिकर की आवश्यकता है और वह प्रतिकर कोर्ट के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है और आपको यह वाद के समाप्ति के बाद कोर्ट के आदेशानुसार मिलता है या दिया जाता है। यहाँ सबसे एक बहुत ही रोचक, अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, एक केस के संदर्भ में है। ये केस था नूर मोहम्मद बनाम जियाउद्दीन। इस वाद में एक लड़के की बारात में लड़की का पिता एक नर्तकी को साथ ले गया था और लड़के के पिता ने लड़की के पिता के सामने यह शर्त रखी थी कि नर्तकी के खर्चे की जो भी ज़रूरत होगी वो आपके द्वारा पूरी की जाएगी। और साथ ही साथ एक धमकी भी दी गई थी जिसमें कहा गया था कि यदि खर्चा नहीं दिया गया तो बारात
दुल्हन को छोड़कर वापस चली जाएगी। इस रोचक घटना में जो एक संविदा है, जो एक करार है, वह लड़की के पिता और लड़की के पिता के बीच में है। और उन्होंने यहाँ पे एक शर्त रखी है कि अगर इस नर्तकी के जो भी खर्चे हैं अगर आपके द्वारा नहीं दिया जाएगा तो बारात वापस हो जाएगी। तो यहाँ बारात वापस होने से जो वास्तविक क्षति हो रही है, जो किसी के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, वह उस लड़की के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो अगर वह लड़की अपने अधिकारों के उल्लंघन के लिए लड़के के पिता के विरुद्ध अगर वाद लाना चाहे तो वह वाद ला सकती है। वह नुकसानी के लिए एक वाद कोर्ट में ला सकती है और अपनी जो भी मांग है वह कोर्ट के समक्ष रख सकती है। अब हम इस विषय के संदर्भ में ये देखेंगे कि एक बहुत ही रोचक डिबेट हुआ है जो विधि शास्त्र के जो दो विद्वान हैं, एक सामंड है और एक विनफील्ड है। सामंड और विनफील्ड ने अपने अपने विचार रखे अपकृत्य को लेकर, और उनके जो विचार हैं उनके ऊपर जो एक बहुत बड़ा डिबेट हुआ कि किस तरह की विधि है ये, क्या यह अपकृत्य विधि है या अपकृत्यों की विधि है। जैसे हम बोलते हैं कि इज इट लॉ ऑफ टॉट और लॉ ऑफ टॉट्स। क्या यह टॉट्स है या टॉट है। अब आप सोचेंगे दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में अंतर जानने के लिए यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसको बाद में विनफील्ड ने ऐसे कैटेगराइज किया, एक नाम दिया, और वो नाम बहुत ही प्रसिद्ध हुआ जिसको हम बोलते हैं पिजन होल थ्योरी, कपोत खाने का सिद्धांत, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि सामंड और विनफील्ड दोनों ने अपकृत्य या अपकृत्यों की विधि को लेकर अपने क्या विचार रखे। सबसे पहले हम सामंड को लेते हैं। अब आप अगर इस सामंड के व्यू को देखें, इस स्लाइड में जो आपके सामने है, सामंड ने सबसे पहले यह सवाल उठाया था कि क्या टॉट्स के कानून में एक मौलिक सामान्य सिद्धांत शामिल है कि औचित्य या बहाने के कुछ विशिष्ट आधार के अभाव में अन्य व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाना गलत है, या इसमें कई विशिष्ट शामिल हैं, कुछ प्रकार की हानिकारक गतिविधियों पर रोक लगाने वाले और सभी अवशेषों को कानूनी जिम्मेदारी के दायरे से बाहर छोड़ने वाले नियम। यानी दो प्रश्नों को यहाँ पर सामंड उठाते हैं, और ये जो दो सिद्धांत सामने आते हैं, एक तो व्यापक सिद्धांत है और एक थोड़ा सा संकीर्ण है, और इसको हम वाइड एंड नैरो थ्योरी के रूप में भी जानते हैं। जो सबसे पहला है वह है, क्या यह अपकृत्य का कानून है, अर्थात प्रत्येक गलत कार्य जिसके लिए अपकृत्य माने जाने का कोई औचित्य या बहाना नहीं है। कार्य अगर हुआ वह गलत है, इसके लिए कोई औचित्य या बहाना नहीं है, जो गलत है वो गलत है और उसके लिए उपचार मिलेगा। क्या दूसरा है, क्या यह अपकृत्यों का कानून है जिसमें केवल कई विशिष्ट गलतियां शामिल हैं जिनके परे कानून की इस शाखा के तहत दायित्व उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसका अर्थ ये यहाँ पर लिया जाना चाहिए कि जो अपकृत्य है, विभिन्न प्रकार के अपकृत्य होते हैं, जैसे नेग्लिजेंस होता है, नुइसेंस होता है, डिफेमेशन होता है जिसको हम मानहानि बोलते हैं, और इसी प्रकार से हमला होता है, सदोष प्रतिरोध होता है, मलिशियस प्रोसिक्यूशन होता है जिसको हम विद्वेषपूर्ण अभियोजन बोलते हैं। तो कई तरह के जो अपकृत्य हैं, कठोर दायित्व का अपकृत्य है, और इसी तरह से संपूर्ण दायित्व का अपकृत्य है। तो जितने भी इस तरह के अपकृत्य होते हैं, अलग अलग अपकृत्य होते हैं, तो यहाँ पर ये दो विचार सामने आए। एक व्यापक है जिसमें ये कहा गया कि जो भी जो नॉर्म जो अपकृत्य के हैं सेटल्ड है, एक नाम दिया गया है, तो हमको बस ये देखना होगा कि उस नाम में, उस अपकृत्य में यह जो कार्य है वह शामिल होता है या नहीं होता है। दूसरा यह है कि गलत है, कार्य गलत है, इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि पहले से ही कोई अपकृत्य कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया हो या परिभाषित किया गया हो, या कोई नया अपकृत्य भी हो सकता है। तो ये जो दो विचार हैं, एक
बहुत ही ब्रॉड है और एक बहुत ही नैरो है। तो इन दोनों के लेकर यह सामने आया कि अपकृत्य के कानून पर आधारित जो पहला सिद्धांत है यह डॉक्टर विनफील्ड ने दिया, जो व्यापक है, और जो दूसरा सिद्धांत है जिसको हम नैरो थ्योरी बोलते हैं, जिस वाइड एंड नैरो थ्योरी की मैंने चर्चा की थी, सो इस नैरो थ्योरी को बहुत ही बड़े विधिवेत्ता सामंड ने दिया था, और इसी के आधार पर एक कपोत खाने का सिद्धांत, यह नाम दिया गया विनफील्ड के द्वारा, और उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा कि यह कपोत खाने का सिद्धांत क्या होता है और किस तरह की चीज़ें आती हैं, और व्यापक और जो संकीर्ण विचारधारा है दोनों को इस कपोत खाने के सिद्धांत के माध्यम से हम कैसे समझ सकते हैं। अब हमारा जो ये सिद्धांत है, ये दोनों तरह के जो सिद्धांत हैं, इसके लिए अगर मैं आपको उदाहरण दूं, तो उदाहरण के स्वरूप अगर मैं बताऊं कि जैसे मैं अपने किसी नेबर को, अपने पड़ोसी को अगर कोई चोट पहुंचाता हूं, तो वह मेरे विरुद्ध एक अपकृत्य का मुकदमा दायर कर सकता है, चाहे गलती किसी विशेष नाम से हुई हो या नहीं हुई हो। सो विशेष नाम का होना यहाँ आवश्यक नहीं है। आपको यह समझना होगा कि इस व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार विशेष नाम का होना आवश्यक नहीं है। हमारे पड़ोसी ने गलती की है और वह गलती हमारे किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन करता है, यह पर्याप्त है वाद लाने के लिए, और यह आधार देता है मुझे कि मैं अपने पड़ोसी के विरुद्ध एक वाद संस्थित कर पाऊं न्यायालय में। अब जब मैं दूसरी संकीर्ण विचारधारा की बात करता हूं, तो इसके अनुसार अगर मेरे पड़ोसी ने एक गलती की है और बहुत सारे जो अपकृत्य हैं वो परिभाषित हैं और विशेष नाम उनको दिया हुआ है, और मेरे पड़ोसी की गलती अगर किसी विशेष नाम के अंतर्गत नहीं आ रही है, उसमें फिट नहीं हो रही है, इसका अर्थ यह हुआ कि मैं अपने पड़ोसी के विरुद्ध कोई वाद संस्थित नहीं कर पाऊंगा न्यायालय में, और मेरे पास कोई भी विधिक उपचार नहीं होगा। सो यही अंतर है इन दोनों सिद्धांतों के बीच में, जिसको हम वाइड एंड नैरो थ्योरी बोलते हैं, और दो बड़े विधिवेत्ता जो हैं इसको लेकर अपनी अपनी बातों को आगे रखते हैं। अब हम एक आपको उदाहरण के लिए समझाएं। जैसे मान लीजिए लापरवाही को लेकर एक नया विशिष्ट अत्याचार बना, और यह 19वीं सदी में इसको प्रतिपादित किया गया कोर्ट के द्वारा। इसी तरह जो हमारा जो ये कठोर दायित्व का नियम है, जो सख्त दायित्व का नियम है, और किसी परिसर में हानिकारक चीज़ों को रखने के लिए, सो रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का केस है जिसमें इसको सबसे पहले प्रतिपादित किया गया था, तो यह भी बाद में आया है। तो इस व्यापक दृष्टिकोण के हिसाब से हम नई अपकृत्य को परिभाषित कर सकते हैं, हम एक नया नाम दे सकते हैं किसी अपकृत्य को, और इस तरह से अपकृत्य विधि का जो विकास है वो निरंतर होता रहेगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक और उदाहरण दूं, जैसे पासली बनाम फ्रीमैन 1989, लुम्नी बनाम गे, और इसी तरह के बहुत सारे ऐसे डोंगी वर्सेस स्टीवेंसन, इस तरह के बहुत सारे ऐसे वाद हैं जिनमें न्यायालय ने अपनी तरह से किसी गलती को परिभाषित किया, नए तरह से किसी गलती को परिभाषित किया, और वह जो नई गलती है एक नए अपकृत्य के रूप में लोगों के सामने आई, और बाद में लोग उस अपकृत्य के लिए उपचार लेने के लिए कोर्ट के सामने जाने लगे। सो अपकृत्य विधि के विकास को भी अगर हम ध्यान में रखें तो यह जो व्यापक दृष्टिकोण है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसकी वजह से ही अपकृत्य विधि का निरंतर विकास संभव है। अगर हम संकीर्ण अपकृत्य को लें तो उसके हिसाब से विधि का और इस अपकृत्य विधि का जो विकास है वह रुक जाएगा, क्योंकि जो परिभाषित, जो विशेष नाम दिए हुए अपकृत्य हैं केवल उन्हीं के लिए उपचार उपलब्ध होगा, और कोई भी अगर नया जो फैक्ट है किसी केस का आता है, कोई नई गलती सामने आती है, उसके लिए किसी व्यक्ति को उपचार उपलब्ध नहीं होगा। तो ऐसे में उसका जो विकास है, इस विधि का जो विकास है वह कहीं ना कहीं से बाधित होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, और इस क्रम में जैसा मैंने आपको बताया कि मैं अपने आगे के स्लाइड में आपको कपोत खाने का सिद्धांत भी बताऊंगा। यह क्या होता है, इसको पिजन होल थ्योरी बोलते हैं। सो जितनी चर्चा मैंने की वाइड एंड नैरो थ्योरी को लेकर, व्यापक और संकीर्ण
विचारधारा को लेकर अपकृत्य के विषय में, जैसे अपकृत्यों की विधि है या अपकृत्य की विधि है। तो यहाँ आपके लिए यह जानना जरूरी है कि कपोत खाने का सिद्धांत क्या होता है। और जो सामान्य थ्योरी दी थी, असल में डॉक्टर विनफील्ड ने उसी थ्योरी को कपोत खाने के सिद्धांत का नाम दिया। अब कपोत यहाँ कबूतर को बोलते हैं। आप सभी को पता है कि कबूतर को रखने की एक जगह होती है और वो जगह लकड़ी का एक खांचा होता है, उसमें बहुत छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं और हर कबूतर के लिए एक बॉक्स निर्धारित है। सो बहुत सारे कबूतर होते हैं और उन सबके लिए एक एक बॉक्स निर्धारित किया गया है और उस बॉक्स में उस कबूतर को रहना होता है। अगर कोई एक नया कबूतर गलती से उस क्षेत्र में आ गया, अब समस्या यहाँ ये आएगी कि क्या उस कबूतर को आवास मिलेगा उस कपोत खाने में, क्योंकि जितने भी कबूतर हैं उनके लिए पहले से ही निर्धारित जगह है और वो अपनी जगह पर हैं। इस नए कबूतर के लिए कोई भी जगह निर्धारित नहीं है, इसलिए इस कबूतर के लिए वहां कोई जगह नहीं है। यही बात लागू होती है इस अपकृत्य को लेकर, क्योंकि अपकृत्य विशेष नाम के अपकृत्य हैं, गलतियां हैं, ये सिविल रॉन्ग है, कई तरह के सिविल रॉन्ग हैं और इनकी प्रकृति अलग अलग है, इनका नेचर अलग है, इनकी वाइडनेस अलग अलग है। तो जो अपकृत्य पहले से परिभाषित हैं, विशेष नाम दिए हुए हैं, तो क्या वही अपकृत्य अभी उपलब्ध हैं जिनके लिए यह उपचार उपलब्ध है, या कोई नया अपकृत्य भी कोर्ट के द्वारा प्रतिपादित किया जा सकता है किसी नए वाद में? तो कपोत खाने के सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखें कि पहले से अगर बॉक्सेस फिक्स्ड हैं और उतनी ही संख्या है, 10 संख्या है और 10 अपकृत्य हैं, इसका मतलब यह हुआ कि किसी 11वें अपकृत्य की कोई संभावना बचती नहीं है। अगर हम इससे अलग देखते हैं, व्यापक रूप से देखते हैं कि नहीं 10 है, अगर कोई नया आता है उसके लिए एक 11वां खाना भी बनाया जा सकता है, उस 11वें खाने को बनाने की जगह है, उसके लिए वहां पर्याप्त अवसर है, उसको किया जा सकता है, तो 11वां खाना भी बनाया जा सकता है। तो इस तरह से अगर कोई नई गलती होती है, कोई नया कार्य घटित होता है और वह एक गलत कार्य है, किसी के अधिकारों का, विधिक अधिकारों का उल्लंघन है, तो उसके लिए एक नया अपकृत्य कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और इसी को हम कपोत खाने का सिद्धांत बोलते हैं। जैसा आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि सामन ने क्या प्रतिपादित किया कि क्या टॉर्ट का कानून उन तक ही सीमित होना चाहिए जो इसके दायरे में आता है। जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि बॉक्सेस फिक्स्ड हैं, दायरा सीमित है, अगर आप उस दायरे में आ रहे हैं तब तो आपको उपचार मिलेगा, विधिक उपचार मिलेगा। अगर आप उस दायरे में नहीं आ रहे हैं तो आपको विधिक उपचार नहीं मिलेगा, उपलब्ध नहीं होगा। क्या बिना किसी औचित्य के गलत और किए गए प्रत्येक कार्य को एक टॉर्ट के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए? यह दो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं यह हमारे सामने आते हैं और यहाँ सामन के अनुसार, सामन क्या कहते हैं, गलत करने वाले व्यक्ति के दायित्व का पता लगाने के लिए किसी एक सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है, केवल अच्छी तरह से परिभाषित गलतियों को ही टॉर्ट के रूप में माना जाना चाहिए और एक छोटे से बॉक्स के भीतर सीमित होना चाहिए जिसे पिजन होल के रूप में जाना जाता है। तो यही जो कपोत खाने का सिद्धांत है और इसमें सामंत के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कोई गलती करता है और उस गलती को कबूतर खाने में डाला जा सकता है, या उनका मानना है कि कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है, यदि वादी किसी भी तरह से उस गलती को कबूतर खाने में डाल सकता है जिसमें सभी लेबल वाले अपकृत्य हैं तो